न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंस में देखें, अगर हम अपनी लाइफ में अगर किसी बॉडी को हम पुश करते हैं, किसी बॉडी को अगर हम ज़ोर से पुश करेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगी और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने उसको फोर्स दिया है। तो इसका मतलब फोर्स एक्ट्स अपॉन अ सर्टेन बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। सिम्बॉलिकली F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और F इज इक्वल्स टू ma, यानी जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को पुश करेंगे उस डायरेक्शन में वो मूव करेगी, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्सेलरेशन के। और m यहाँ पे कांस्टेंट है, मास ऑफ बॉडी, और हम इसको फॉर्मूले को F इज इक्वल्स टू ma लिखते हैं। ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। और इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू F अपॉन M। A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M, यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो ये लोग इन्वर्सली रिलेटेड हैं मगर फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन और फोर्स, और मास हमारे पास कांस्टेंट है। इसके अलावा इस सेकंड इक्वेशन से हमें क्वांटिटेटिव वैल्यू पता चलती है फोर्स की और मास की, कि क्वांटिटी वाइज फोर्स और मास हमारे उसमें कितना इफेक्ट करता है मूवमेंट में। फोर्स ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, मूवमेंट कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगा। फोर्स ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इस तरह से हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यानी फर्स्ट में लॉ में हमें उसकी क्वालिटी का आइडिया हुआ था कि वो क्वालिटेटिवली कितना इंपॉर्टेंट होता है फोर्स, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें इसकी क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंस का आइडिया होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton's third law of motion can be stated as follows: to every action there is always an equal and opposite reaction। यानी हर एक्शन पे इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यानी लेट्स सपोज हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ए है एक बी है। ए ब्लॉक जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बी में, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी बी के ऊपर है। बी एक्सर्ट कर रहा है फोर्स ए पे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों की फोर्स की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। ए जो है बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इन रिएक्शन बी भी ए पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और इन दोनों की फोर्स की इंटेंसिटी सेम है मगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को देती हूँ। लेट्स सपोज आप खड़े हो, आप दीवार को धक्का दो खड़े होके, तो क्या दीवार अपने साइड से मूव होगी? नहीं होगी दीवार मूव। आप उसको पुश करोगे, तो आप जब उसको पुश कर रहे होगे तो आपको फील होगा कि एक फोर्स आपको पुश कर रही है वापस से, यानी आपने एक्शन दिया, दीवार को धक्का लगाया जोर से, और वो दीवार आपको रिएक्शन दे रही है, यानी वो भी आपको एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है वापस पीछे की तरफ। दैट इज कॉल्ड द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आपने फोर्स दिया दीवार को, दीवार ने फोर्स दिया आपकी तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था मगर फोर्स ऑपोजिट थे। ना दीवार अपनी जगह से हिली, ना आप अपनी जगह से हिले, ना दीवार ने आपको अपनी जगह से हिलाया, ना आप दीवार को अपनी जगह से हिला सके, लेकिन दोनों ने एक फोर्स एक्सर्ट करा था एक दूसरे के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन उनकी जो डायरेक्शंस थी वो ऑपोजिट थी। तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग इसकी इक्वेशन इस तरह से कर सकते हैं एग्जांपल की, एफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ऑन ए, और ये इनके एंड उसके मैग्नीट्यूड्स हैं। इसकी एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, यानी एक न्यूमेरिकल करते हैं, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। एग्जांपल है, अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर is brought to rest over a distance of 20 meters। एवरेज रिटार्डेशन निकालना है, यानी डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एवरेज रिटार्डिंग फोर्स यानी एफ। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग को
VF² इज टू VI² प्लस 2AS से कैलकुलेट कर लेंगे, और हम लोग रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे F इज टू MA से। मास ऑफ कार हमारे पास है 1000 kg, और हमारे पास इनिशियल स्पीड इसकी क्या आ गई 36 किलोमीटर्स पर आवर। इन सबको हम कन्वर्ट कर देंगे, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। किलोमीटर्स को मीटर्स में कर देंगे, आवर्स को सेकंड में कर देंगे। फाइनल स्पीड क्या है हमारे पास, क्योंकि वो रेस्ट पे चली गई थी एट द एंड, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी। डिस्टेंस क्या कवर करा उसने 20 मीटर्स। वैल्यूज पुट करें, एक्सेलरेशन निकालें, हमारे पास माइनस में आया है 2.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। मास हमें मालूम है, एक की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे किस फॉर्मूला से, अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, तो फोर्स कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा, F इज इक्वल्स टू MA। F इज इक्वल्स टू MA से हम इसका एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। मोशन ऑफ बॉडी इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। According to Newton's third law of motion, to every action there is always an equal and opposite reaction. न्यूटन अपने थर्ड लॉ में क्या बोलता है, हर एक्शन के लिए इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। आप एक स्ट्रिंग ले, दोनों हाथों से पकड़ें उसको और दोनों साइड से उसको खींचें ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होगी जो स्ट्रिंग को आपके हाथों को वापस करीब लेकर आएगी। उस फोर्स को हम कहेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। बिल्कुल इसी तरह आप स्ट्रिंग के एक एंड में वेट बांध दें और उसको हैंग कर दें, और दूसरे एंड को अपने हाथ से पकड़ लें। विदाउट एनी मूवमेंट और मोशन यू विल फील कि जो वेट है वो नीचे की तरफ उस ऑब्जेक्ट को डाल रहा है, खींच रहा है, और स्ट्रिंग जो है वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो ये जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, इस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा चले, अब हम दो केसेस स्टडी करते हैं, इससे आप लोग को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। केस 1 है हमारे पास, व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली। ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हूँ। Consider two bodies of unequal masses m1 and m2 connected by a string which passes over a frictionless pulley. अब ये पुली फ्रिक्शनलेस हम कंसिडर कर रहे हैं। जो मास A है m1 वो ज़्यादा है और m2 कम है m2 के मुकाबले में, तो ऑटोमेटिकली जो मास A है उस पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट ऑफ द बॉडी जो नीचे की तरफ लेके जा रही है इसको, और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग जो ऊपर की तरफ लेके जा रही है। लेकिन क्योंकि बॉडी का वजन ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो वेट होगा इस ऑब्जेक्ट में A में, वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, यानी W1 इज ग्रेटर देन टेंशन। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगी इस A ब्लॉक में वो होगी m1g माइनस टी, यानी m1g इज इक्वल्स टू W1, वेट इज इक्वल्स टू mg होता है हमारे पास, तो हम लोग m1g माइनस टी इसको लिख देंगे। बिल्कुल उसी तरह क्योंकि इस बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो हमारे पास क्या हो जाएगी m1a। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन था, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी ब्लॉक ए को लेते हुए, जब बॉडी वर्टिकली नीचे मूव कर रही है और वेट ज़्यादा है और उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बी बॉडी को कंसिडर करें तो बी बॉडी में भी दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट ऑफ द बॉडी जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। लेकिन क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो ऑटोमेटिकली T इज ग्रेटर देन W2, ओवर है T इज ग्रेटर, तो ये इक्वेशन इस तरह से इसका जो नेट फोर्स है वो हमारे पास आ जाएगा T माइनस m2g। और न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इसमें वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे m2a से। तो सेकेंड इक्वेशन ब्लॉक बी को देखते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास आएगी T माइनस m2g
इज इक्वल्स टू m2a। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन, इन दोनों इक्वेशंस जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसको हम ऐड करेंगे, t एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है इसलिए। अब इसमें अगर आप देखें तो a को कॉमन ले लें और g को कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अगर कोई भी न्यूमेरिकल में आगे ये आता है कि दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं अप एंड डाउन, उनका एक्सेलरेशन निकालना है, जी तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो हम लोग उसमें ये फॉर्मूला पुट करेंगे, a इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g। इस तरह से हम उसकी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब सेकंड, ऐसी कंडीशन में जब बॉडीज दोनों वर्टिकली मूव कर रही हैं तो टेंशन इन द स्ट्रिंग किस तरह कैलकुलेट होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग इस तरह कैलकुलेट होगा, जो ऊपर हमने दो इक्वेशंस निकाली थी बॉडी ए और बॉडी बी की, उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको देखें इस तरह से, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें दोनों साइड पे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो माइनस m2t है वो अगर उस तरफ चला जाएगा तो प्लस m2t हो जाएगा, और माइनस m1 m2g अगर इस तरफ को आ जाएगा इस साइड को तो ये प्लस m1 m2g हो जाएगा। तो फिर हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, t को कॉमन ले लिया m1 प्लस m2 और m1 m2g प्लस m1 m2g मिला के बना लेंगे 2m1 m2g। तो ये हमारे पास आ गया t का फॉर्मूला। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है जिसमें कंडीशन वर्टिकल मूव मोशन ऑफ द बॉडीज हो और हम लोग को टेंशन मालूम करने को कहा जाए तो हम उसमें ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे और टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें मिल जाएगा। When one body moves vertically and the other moves on a horizontal smooth surface, ये सेकंड कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या है, ऐसा भी होता है कि अब सेकंड कंडीशन में हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक बॉडी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, स्ट्रिंग के थ्रू जो पुली पर से जाते हुए दूसरी बॉडी को हॉरिजॉन्टली अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ पे क्या है, ए पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक एक्ट कर रहा है वेट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स डाउनवर्ड, एक एक्ट कर रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पुली। क्योंकि m1 का वेट ज़्यादा है तो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है और टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली कम हो गया, यानी W1 इज लेस देन ग्रेटर देन T। तो इसमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ अप्लाई हो जाती है जो हमने इक्वेशन बनाई थी ए की लास्ट प्रीवियस केस में, क्योंकि वेट ज़्यादा था टेंशन से तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो गया m2g माइनस टी। और क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो न्यूटन सेकेंड लॉ के थ्रू इसमें हम लोग एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, m1 a के थ्रू। तो हमारे पास इक्वेशन 1 a ब्लॉक यानी m1 ब्लॉक की बन जाएगी m1 माइनस जी m1 g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1 a। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लॉक बी की तरफ यानी m2 की तरफ। अब ब्लॉक बी का क्या करेंगे हम, देखिए ब्लॉक बी जो है वो वर्टिकली मूव कर नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। इस ब्लॉक बी में तीन तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है पुली की तरफ, एक वेट ऑफ द बॉडी एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक्ट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस भी एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, उस रिएक्शन फोर्स को बोलेंगे आर जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो वेट का ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स है आर जो ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन में नहीं है ये बॉडी, यानी आर जो मोशन ऊपर की तरफ जा रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस की, इसी तरह से जो फोर्स वेट का हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ रहा है वो दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, तो वो दोनों एक दूसरे को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा, तो इसमें एक ही फोर्स बच जाएगा जो कि टेंशन है जो उस पर अप्लाई हो रहा है। तो एक टेंशन m2 पे अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से बॉडी पुली की तरफ मूव कर रही है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारे पास इक्वेशन क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है तो इसमें ग्रेविटेशनल पुल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी T इज इक्वल्स टू m2a। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस जो हमने पीछे निकाली है इन दोनों को सम अप कर लेंगे, टी से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हम ए की वैल्यू अगर सेकेंड वाली इक्वेशन जो हमारे पास थी t इज इक्वल्स टू m2a में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली
जो है m2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में आता है कि एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और एक हैंग हो रहा है पुली के थ्रू, तो हम लोग को अगर एक्सेलरेशन निकालने को बोला जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ऐसे केस में जब टेंशन निकालनी होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Equation 3 will give the value of acceleration, while equation 4 will give the value of tension produced in the string. Now coming towards an example. Okay, a body A, two bodies A and B are attached to the ends of the string which passes over a pulley. दो bodies हैं, so that two bodies hang vertically. अच्छा, ये दोनों bodies vertically hang हुई हुई हैं। ये वही वाली example हो गई इसमें, जो पहली वाली केस था जिसमें दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग हुई हुए हैं, और मास ऑफ द ए इज 5 kg एंड द बी इज 4.8 kg। ऑटोमेटिकली ए बड़ा हो गया तो ए नीचे की तरफ जाएगा, बी ऊपर की तरफ जाएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ जी 9.8 कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सीधा सीधा जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन थी वर्टिकल बॉडीज के, जो एक्सेलरेशन हमने निकाला था उसका फॉर्मूला पुट करके, हम वैल्यूज पुट करके हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे जो कि 0.2 मीटर पर सेकंड आया है। और टेंशन निकालने के लिए भी हम फर्स्ट डेरिवेशन में जो हमने टेंशन का निकाला था वो फॉर्मूला पुट करके हम टेंशन निकाल देंगे वर्टिकल मोशन का। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी? इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। यानी mass or velocity, momentum of the body is directly proportional to the mass as well as velocity। यानी अगर मास किसी बॉडी की ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो ये दोनों केसेस हैं जिस केसेस पे अगर हम लोग रखते हुए देखें तो मास और मोमेंटम, वेलोसिटी पे मोमेंटम डिपेंड करता है। और मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन जो उस बॉडी की होती है। अब अगर हम लोग इसके यूनिट्स की तरफ आए, यूनिट्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या है? क्योंकि मास वेलोसिटी और मोमेंटम मास और वेलोसिटी से चेंज होता है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इज किलोग्राम्स एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सेकंड से, तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं। एज सिंस किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, तो हमारे पास मोमेंटम क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बिकम न्यूटन सेकेंड। Now what is law of conservation of momentum? Law of conservation of momentum: if there is no external force applied to a system, then the total momentum of the system remains constant. आप सपोज करें एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी जिसमें जो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उनकी इंटरेक्शन, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, उसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उन पर एक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा सिस्टम फिजिकल वर्ल्ड में बनाना बहुत इम्पॉसिबल है, मगर हम लोग ऐसा कोई एग्जांपल सपोज कर सकते हैं कि वो बॉडीज़ जिनका आपस में इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल फोर्सेस के इंटरेक्शन से, तो उस बॉडी को हम आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पर उन बॉडीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा वेसल या कंटेनर जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हों, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम में हम लोग उसको इस तरह से कह सकते हैं कि लेट्स सपोज गैस मॉलिक्यूल है, एक है ए एक है बी, दो हमारे पास मासेस हैं m1 m2। m1 m2 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये दोनों कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद m1 v1 वेलोसिटी से मूव करेगा और m2 v2 वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हम इस इक्वेशंस को इस तरह से लिख सकते हैं: टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। तो एवरेज फोर्स हमारे पास जो एक्ट कर रही है, एक्टिंग ऑन बॉडी B इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो अगर हम खाली बॉडी B को लें
तो पहले उसका वेलोसिटी उसकी u2 थी, बाद में v2 हो गई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट यानी टाइम। तो हमारे पास बॉडी बी के लिए इक्वेशन बन जाएगी m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास बॉडी ए के लिए इक्वेशन बन जाएगी m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाय t। क्योंकि ये फोर्सेस ऑपोजिट हैं तो हम इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, टी टी से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये ब्रैकेट हटते ही साइन प्लस हो जाएगी। अगर हम m1v1 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वो प्लस हो जाएगी, और m2u2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वो भी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे m1v1 will go to the left hand side and m2u2 will go to the right hand side. This equation will become m1u1 plus m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसको उधर ले जाएं और माइनस माइनस कैंसिल कर दें और इस प्लस साइन को इधर ले आएं, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस साइन हो जाएगी और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन।